अब हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना एवं उद्देश्य। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। तो इस लेक्चर के अंदर हम कांग्रेस की स्थापना, उससे पहले की परिस्थितियाँ, कांग्रेस के संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख नेताओं और कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य, सेफ्टी वॉल्व और तड़ित का जो सिद्धांत है, कांग्रेस के कार्य, उसकी प्रमुख मांगे, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना का गठन देश के अंदर काफ़ी सारे लंबे समय से चले प्रयासों का परिणाम था और इससे पहले भी काफ़ी सारे अन्य क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, जिसके बारे में हमने पहले पार्ट्स के अंदर पढ़ा था। और इधर 19वीं जो शताब्दी है, इसका छठा दशक हम कह सकते हैं, उसके समय से ही राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय जो संगठन के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। और इस जो यानी कांग्रेस की स्थापना है, इसके विचार को मूर्त और व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त जो अंग्रेज अधिकारी था A.O. हुम, उसी ने किया था। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भारत में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसके बारे में हमने पहले पार्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ भी चुके हैं, और जिसमें विशेष रूप से सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है, उन्होंने जो स्थापित की थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और भी बहुत सारे संगठन, सभी ने जो राष्ट्रीय चेतना के जो विकास में क्या किया था, भाग जो जगाने का कार्य किया था और लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का भी कार्य किया था। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने की भावना अब प्रबल होती जा रही थी, और इसी का ही नतीजा था जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना का। एक देशव्यापी संगठन की आवश्यकता ने ही कांग्रेस को जन्म दिया था। अब इसके बारे में काफ़ी सारी विचारधारा, उन विचारधाराओं को वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुम ने मार्च 1883, अब हुम कौन था? एक अंग्रेज़ अधिकारी था जो क्या था, सेवानिवृत्त था इस समय। इसने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखकर भारतीय जनता को एक राजनीतिक संगठन बनाने की अपील की थी। इसने कहा भी था कि किसी भी देश को ऐसी ही शासन व्यवस्था मिलती है जिसके वो क्या होते हैं, काबिल। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा एक अखिल भारतीय संगठन बनना चाहिए और संगठन बना करके अपनी बात को सरकार के समक्ष रखना चाहिए। मई 1885 में हुम ने वायसराय डफरिन, जो उस समय के वायसराय थे, से शिमला के अंदर मिले, जो उस समय की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला, वहाँ जाकर के इनसे मिले। उन्होंने डफरिन से कांग्रेस की स्थापना के पहले सलाह लेकर उससे क्या किया, समर्थन प्राप्त किया। हालांकि इसके बारे में डफरिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मौन समर्थन इन्होंने प्राप्त कर लिया था। जुलाई 1885 में हुम इंडियन नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में क्या किया, ब्रिटेन के और वहाँ के राजनेताओं से भी बात की। यानी हुम ने क्या किया, भारत और जो ब्रिटेन है, वह दोनों ही जगह के नेताओं और राजनेताओं आदि सबसे मुलाकात की और उनसे इस कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बहुत सारा विचार विमर्श किया था। और जो 1884 के प्रारंभ में ही उन्होंने, हुम ने अंतरंग मंडल, हमारी पार्टी नाम से संस्था का क्या कर दिया था, जिक्र करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। और बाद में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इसका नाम 1884 में ही बाद में चल कर के इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रख दिया था। यानी पहले इसका नाम हुम ने रखा था इंडियन नेशनल यूनियन, और बाद में क्या हो गया हम आगे देखेंगे, है ना। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टिवन हुम द्वारा उदारवादी बुद्धिवादियों के सहयोग से दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब देखो, इसका नाम तो प्रारंभ में था इंडियन नेशनल यूनियन, तो किसके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी थे, उनके सुझाव पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस बात को आप नोट करें, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, बम्बई में। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के अंदर हुआ। दोपहर के 12 बजे के आसपास इसका सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में उमेश चंद्र बनर्जी, है ना, ये उमेश नहीं है, यहाँ पर है व्योमेश चंद्र, ये यहाँ गलत प्रिंट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता के अंदर हुआ, जिसमें कांग्रेस के कितने हुए, 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे।
इसमें बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रदेश और अवध के प्रतिनिधि संपूर्ण भारत के लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था। उन्हें आमंत्रित किया गया और देश भर के अनेक भागों से लोग आकर के इसमें सम्मिलित हुए थे। इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया, जो मैंने पूर्व में बता दिया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। कांग्रेस शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दिनेश वाचा। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य नेता जो इसके सम्मेलन के अंदर शामिल होते। प्रारंभ में कांग्रेस ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और अपने लक्ष्य भी क्या रखे, सीमित रखे। यानी अभी प्रारंभ था, शुरुआत के अंदर अपने सीमित लक्ष्यों द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का कांग्रेस ने क्या किया था, प्रयास किया था। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने वैधानिक यानी संवैधानिक आंदोलन, जो कानूनी मार्ग, उसका मार्ग अपनाया। इसने देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक चेतना जागृत कर लोगों को क्या किया, राजनीतिक रूप से शिक्षित और संगठित करने का कार्य किया था। तो इसके लिए ये संस्था क्या करती थी, देश के विभिन्न जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर अपने क्या करने लगी, प्रतिवर्ष वहाँ पर अपने अधिवेशनों का भी आयोजन करने लगी। तो इन अधिवेशनों के माध्यम से भी वहाँ के लोगों से जुड़ती थी और अपनी राजनीतिक चेतना से उन्हें परिचित करवाती और लोगों के अंदर जागृति लाने का भी ये कार्य करती थी। कांग्रेस के अब उद्देश्य देखते हैं। अब इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, आखिर किस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इसके अध्यक्ष WC बनर्जी ने कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए। पहला था देश हित के लिए कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों, विभिन्न भागों यानी देश के विभिन्न भागों के भारतीयों के बीच में व्यक्तिगत संपर्क और मित्रता स्थापित करना। यानी कांग्रेस की अभी स्थापना हुई थी, इनका मानना था सबसे पहली तो बात है, देश के अधिक से अधिक लोगों को क्या करो, हमारे साथ जोड़ो, कांग्रेस के साथ में लाएं, तब कुछ बात में। तो इसका प्रारंभिक लक्ष्य यही था कि अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाए और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करके उनको राजनीतिक शिक्षा दी जाए। दूसरा, देश प्रेमियों के बीच में जाति, धर्म या प्रांतीय विद्वेष को मिटाना, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी समस्या यही थी और इस समय तक थोड़ी ही सही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक विद्वेष को उत्पन्न करने का प्रयास किया था। तो कांग्रेस का सबसे पहले लक्ष्य देश को एक रखना था और सभी संगठित होकर के देश की रक्षा के प्रयास कर सकते। यानी जो देश के लिए कुछ आंदोलन चलाएं या कुछ ऐसे कार्य करें, यहाँ से आंदोलन जैसी बात नहीं, लेकिन अगर संगठित होंगे तो संगठित होकर के अंग्रेजों से किसी भी बात को हम मनवाएंगे। तो ऐसा लक्ष्य इनका प्रारंभ में था। और राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या करना था, इनको दृढ़ करना था। तीसरा, महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्ग के जो है मत को व्यक्त करना। यानी कुछ जैसे सामाजिक कुछ बुराइयां थी तो उनके बारे में भी विभिन्न इनके क्या करने थे, शिक्षित लोगों के बीच में जा कर के इनसे इनके मतों के बारे में परिचित करवाना था। उन नीतियों और उपायों को निर्धारित करना जो आगे के वर्ष में सार्वजनिक हित के लिए राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक हो, तो उन बातों को भी इन्होंने आगे रखना था। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं ना, जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने के लिए इसके बीच में लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा इन सभी भारतीय लोगों से जो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया गया था, इसके लिए भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित करवाने का प्रयास किया, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास किया और आंदोलन के लिए एक मुख्यालय की भी स्थापना की थी। और इसके अलावा जो उपनिवेशवाद विरोधी विचारधाराएं, उसके विरोध में जो विचारधारा, उसको प्रोत्साहन और समर्थन देना था। इसके अलावा इन्होंने देशवासियों को सामान्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को क्या किया, एक करने का इन्होंने कार्य किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इनका ये था कि भारतीय जो राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन और उनको क्या देना था, प्रचार देना था। अब इनके कुछ देखो कार्य हम इसमें आगे देखेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद ही इसकी कुछ मांगों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद में इसमें कांग्रेस की प्रमुख मांगों में था रॉयल कमीशन की नियुक्ति, विधायिका सभा या काउंसिलों में अधिक से अधिक चुने हुए प्रतिनिधि लिए जाएं, उत्तर पश्चिमी प्रदेश और पंजाब में ऐसी काउंसिलें बनाई जाए और इन काउंसिलों में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाए और सिविल सर्विस की परीक्षा ब्रिटेन के साथ भारत में भी आयोजित की जाए, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक भारतीय भाग ले। यानी ऐसी मांगे थी रॉयल कमीशन की नियुक्ति, जिससे भारतीय मामलों पर सुझाव दे, अधिक से अधिक भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दे, विधायिका और काउंसिलों में भी चुने हुए भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी अधिक से अधिक जो राजनीतिक अधिकार भारतीयों के लिए मांगने और जो विधायिका है उसमें भारतीयों को हिस्सेदारी प्राप्त करने की मांगे इसमें प्रमुख थी। और कुछ जहाँ नहीं था वहाँ इसकी ऐसी ही काउंसिलों की स्थापना की बात की थी।
और जो सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाती है, इस कारण जो भारतीय उसमें कुछ एक भारतीय लोग ही उसमें भाग ले पाते थे। तो इसका कहा गया कि भारत में भी आयोजित की जाए ताकि अधिक से अधिक भारतीय भी इसमें भाग ले जाए। इसके अलावा सेना के खर्च में कमी की जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग सेना पर, और सेना किसके लिए, अंग्रेजों के लिए थी, कोई भारतीयों का उससे इससे कोई मतलब नहीं था भारतीयों के ऊपर, तो वो इस सेना की मदद से शोषण करते थे। इसके अलावा भारतीय सेना के ऊपर भारतीय खर्च से ही अंग्रेज जैसे म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन आदि में जो युद्ध हो रहे थे उसमें भी भारतीय खर्च से ही अपने साम्राज्य का वो विस्तार कर रहे थे। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का समर्थन करने का अनुरोध देश के विभिन्न राजनीतिक संगठन, जिनके बारे में हमने पूरे में पढ़ा, और जो राजनीतिक संगठन चल रहे थे उनसे भी कहा गया कि आप कांग्रेस की मांगों का आप भी क्या करें, समर्थन करें। तो इस तरीके से कांग्रेस ने देश के जो विभिन्न संगठन उनसे भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में करने का निश्चय लिया। ए.ओ. हुम कांग्रेस के महासचिव चुने गए। क्या चुने गए? कांग्रेस के महासचिव चुने गए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का समाप्त करते हुए ए.ओ. हुम ने ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया की प्रशंसा की। जैसा कि आगे हम इसमें देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना के पीछे इनका लक्ष्य कुछ और ही था, और वो लक्ष्य अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसी कारण ये प्रारंभ में यहाँ जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी प्रशंसा करेंगे, और यानी वो चाहते थे कि कांग्रेस ऐसी संस्था बने जो, जैसे उन्होंने राजाओं और रजवाड़ों को अपना समर्थक बना दिया था, वैसे कांग्रेस भी क्या करे, इनका समर्थन करे, यानी अंग्रेज सरकार का क्या करे, समर्थक कोई पार्टी बने, ऐसे ये बनाना चाहते थे। यदि हुम ने शिक्षित भारतीयों के बढ़ते असंतोष को रोकने के लिए कांग्रेस का सुरक्षा वाल्व के रूप में उपयोग करना चाहा, तो उदारवादी बुद्धिजीवी कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजी प्रसार से बचने के लिए इसका तड़िक चालक के रूप में प्रयोग किया। एक तो सुरक्षा वाल्व, एक तड़िक चालक। अब देखो, सुरक्षा वाल्व की थ्योरी सबसे पहले लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखे अपने लेख में इसने दी थी, है ना, और बताया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट रूप से इन्होंने लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज बताया था। जबकि दूसरी तरफ जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जैसे जिन्होंने तड़ित चालक का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, यानी सबसे पहले जो तड़ित चालक सिद्धांत उसको देने वाले थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। उनका मतलब था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता ने, उन्होंने इसका प्रयोग क्या किया, तड़ित चालक के रूप में। तड़ित चालक क्या होता है, जैसे मकान के ऊपर बिजली गिरती है तो उसे बचाने का कार्य। वैसे ही जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, जो प्रारंभिक समय में राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाली जो सरकारी बिजली है, इनको गिरने से रोकने के लिए इस कांग्रेस की स्थापना के साथ में वो जुड़ गए थे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अब देखो, वैसे हुम का ये मानना था, हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे कि जो ए.ओ. हुम, उनका विस्तार मानना था कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में इसकी स्थापना की जाए। क्योंकि हुम एक क्या था, सरकारी अधिकारी था। इस कारण सरकारी अधिकारी के रूप में उसे कार्य करते हुए उसे ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। तो इसके कारण इनका हुम का मानना था कि यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो जनता की दबी हुई भावनाएं और उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली ये संस्था सिद्ध होगी। और इस कारण जो एक जैसे 1857 के अंदर क्रांति हो गई थी और इससे ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता था, ये तो उसका किस्मत था कि स्थानीय रजवाड़ों ने उसका सहयोग नहीं दिया और क्रांतिकारियों में कोई योग्य नेतृत्व नहीं होता, नहीं तो अंग्रेजों को बाहर छोड़कर जाना पड़ता। तो इस कारण इन हुम का मानना था कि इस एकाएक होने वाले इस विस्फोट की स्थिति से ब्रिटिश सरकार को बचाया जा सकेगा। इसके लिए ही उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसी उद्देश्य को लेकर के हुम तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनसे अनुरोध किया था, कहा कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरीके की रुकावट पैदा नहीं करें। इसी कारण उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के लिए मौन स्वीकार थी वो अपनी देती थी। इधर भारतीय लोगों ने भी क्या किया, इसको तड़ित चालक के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया था, क्योंकि अगर भारतीय कोई ऐसी संस्थाओं की स्थापना करेंगे तो उसके ऊपर सरकारी दमन होगा और सरकार किसी भी हालत में ऐसे संगठन को क्या करेंगी, स्वीकृति नहीं देगी या उसे सफल होने नहीं देगी। जैसे कुछ पहले जो संगठन हमने देखे स्थापित किए वो इसने सफल भी नहीं हो पाए। इसी कारण राष्ट्रवादियों ने भी इसी एक ओट के रूप में कार्य, यानी तड़ित चालक के रूप में ही कांग्रेस को कार्य इसको लिया था। और आगे चल करके फिर इन्होंने क्या किया, जब कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो चलाएंगे। यानी प्रारंभिक जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वो लघु पैमाने पर और मंद गति से प्रारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, संगठित हो जाएगा। आगे अब देखेंगे,
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी सभी धर्मों के और सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। और यह निश्चित किया गया कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष दिसंबर माह में देश के विभिन्न स्थानों पर यह अधिवेशन आयोजित करने लगी, ताकि देश के विभिन्न भागों के जो लोग हैं उनको कांग्रेस के साथ में जोड़ा जा सके। कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। मद्रास में 1887 में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब, जो क्या थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी अलग अलग वर्गों के लोगों को और अलग अलग धर्मों के लोगों को इसमें अध्यक्ष बना करके कांग्रेस भी अपने को, वैसे कांग्रेस थी सभी धर्मों का, सर्व धर्मों का संगठन थी, सभी वर्गों का थी, वो किसी धर्म या वर्ग का नहीं थी, लेकिन वो इसका अध्यक्ष बना करके ये दर्शाना भी चाहती थी कि कांग्रेस किसी एक धर्म या वर्ग का नहीं है, संपूर्ण भारतीय लोगों का संगठन है। 1888 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, है ना। यानी ये कौन सा अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन, जो कहाँ पर आयोजित किया गया था, इलाहाबाद के अंदर आयोजित किया था। इसके अध्यक्ष ये जो कि क्या थे, कांग्रेस के पहले। इसका पांचवा जो सम्मेलन 1889 में कहाँ पर, बम्बई में, जिसके अध्यक्ष यूरोपीय थे विलियम वेंडरबिल्ट बने। अब देखो कांग्रेस के प्रारंभिक इन 5 अधिवेशनों को देखो। पहला अधिवेशन पूर्व में, यानी पूर्व में कहाँ पर, बम्बई में। पहला अधिवेशन पश्चिम में बम्बई पश्चिम में। दूसरा अधिवेशन पूर्व में यानी कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन दक्षिण के अंदर यानी मद्रास में। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद यानी उत्तर में। चारों दिशाओं में अधिवेशन, और पांचवा अधिवेशन वापस मुंबई में किया गया। तो इस तरीके से इस क्रम को देख करके 5 अधिवेशन को आप याद रख सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे 1885 ईस्वी से 1907 की कांग्रेस की कार्यप्रणाली। इन सारी कार्यप्रणाली का हम आगे चल करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।